हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम और चैप्टर का नाम है मार्केट मैकेनिज्म। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? द टर्म इक्विलिब्रियम इन द जनरल मीन्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, आपको जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये जो है ये टॉपिक तैयार किया है। इट इंडिकेट्स द सिचुएशन वेयर द फोर्सेस वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस आर ब्रॉट टू बैलेंस। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इंडिकेट करती है कि जो अपोजिट फोर्सेस हैं, अपोजिट फोर्सेस कौन सी हैं? डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करती हैं, वो एकदम बैलेंस में लाई जाती हैं। उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में वही, जहां डिमांड सप्लाई बराबर होती हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू अ पोजिशन फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज unless there is a change in the forces influencing the equilibrium। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने आप को चेंज करे, जब तक जो इक्विलिब्रियम को असर डालने वाले फैक्टर्स हैं जैसे कि डिमांड और सप्लाई वो चेंज हो। तो जब तक डिमांड और सप्लाई चेंज नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा, ये स्टेबल कंडीशन होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, दस इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम क्या है? एक स्टेट ऑफ रेस्ट भी है जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगी। ठीक है, in the context of price determination, equilibrium refers to a situation in which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied of a commodity। तो अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां डिमांड फॉर कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। जहां पे ये दोनों बराबर होती हैं उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिर से वही बात कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज में बैलेंस क्रिएट करता है इक्विलिब्रियम। इन द मार्केट बैलेंस अकर्स व्हेन द क्वांटिटीज डिमांडेड एंड सप्लाइड आर इक्वल। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो उसमें बैलेंस तभी आ पाता है जब जितनी जो क्वांटिटीज डिमांड है और जितनी सप्लाई है मार्केट में वो आपस में बराबर आ जाए। व्हेन द क्वांटिटीज डिमांडेड इज नॉट इक्वल टू द क्वांटिटीज सप्लाइड वी कैन से दैट द मार्केट इज इन डिसइक्विलिब्रियम। और अगर मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड है, डिमांड और सप्लाई है, वो बराबर नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन को हम डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। समझिए बात। अब नेक्स्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। वैसे ही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिस पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। ठीक है, the price at which the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied is known as equilibrium price। जो कि मैंने बात की कि एक ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होंगी। the price of a commodity in a market is determined by its demand and supply। कि मार्केट में प्राइस क्या होगी ये कौन तय करता है? उसकी उस चीज की डिमांड और सप्लाई तय करती है कि मार्केट में प्राइस क्या होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस clears the market, meaning that the quantity supplied is equal to quantity demanded and there is no unsold stock at this price। तो इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो मार्केट को क्लियर कर देता है। मतलब जितनी मार्केट में सामान आया सारा का सारा बिक गया, मतलब जितनी सप्लाई आई उतनी की उतनी ही डिमांड होगी। तो उसमें कोई भी मार्केट में ऐसा स्टॉक नहीं रह जाता जो अनसोल्ड है, सारा का सारा माल इक्विलिब्रियम प्राइस पे बिक जाता है। एट such a price there is no incentive for either buyers or sellers to change their behavior। तो ये एक ऐसा प्राइस है जिसमें बायर्स और सेलर्स अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते। मतलब डिमांड और सप्लाई जो है वैसी की वैसी रहती है। गिवन द डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे प्राइस इंटरसेक्ट करता है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। ठीक है, प्राइस के सामने जहां डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करे। तो एक ही बात बार बार घुमा फिरा के इसलिए की जा रही है ताकि जो पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसमें पेजेस भी भर सके, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही चीज निकली, जहां डिमांड सप्लाई बराबर है वहां इक्विलिब्रियम। अब इतनी सी बात पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया इसको। तो सबसे पहला आ जाता है डिमांड साइड। हेडिंग बनाई हुई है, डिमांड फॉर अ गुड इज जनरेटेड बाय बायर्स। हमें ये तो पता ही है कि जो डिमांड होती है वो बायर्स जनरेट करते हैं।
Buyers demand a commodity because it possesses utility, that is, it has the power to satisfy their wants. हम लोग डिमांड क्यों करते हैं किसी भी चीज की? क्योंकि उस चीज में एक ऐसी क्वालिटी है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर देगी. A consumer is prepared to pay a price for a good because it gives him utility. कंज्यूमर या हम किसी भी चीज का पैसा देने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं कोई चीज को खरीदने के लिए? क्योंकि हमें वो चीज यूटिलिटी देती है. द कंज्यूमर वुड लाइक टू पे एज लो अ प्राइस एज पॉसिबल. बीइंग कंज्यूमर हम चाहते हैं कि हमें वो चीज सस्ती से सस्ती मिल जाए. द मैक्सिमम प्राइस दैट अ कंज्यूमर विल बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ गुड विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी. आपको पता है कि हम जो है किस एक चीज को कितना प्राइस देंगे कि इक्विलिब्रियम में रहे. तो कंज्यूमर जो है वो जो भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है एक्स कमोडिटी या कोई भी कमोडिटी के लिए, इट विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड. समझ के बाद? तो कंज्यूमर उतना ही प्राइस देना चाहेगा उस चीज का जितना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है. अगर उसके ऊपर नीचे करता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी विच द कंज्यूमर गेट्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब लिख दिया कि एक और क्वांटिटी एक कमोडिटी की एक यूनिट ज्यादा खाने से जो भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है. मार्जिनल यूटिलिटी सेट्स द हाईएस्ट प्राइस लिमिट ऑफ अ कमोडिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी सेट कर देती कि भाई इससे ज्यादा प्राइस मैं दूंगा नहीं क्योंकि इससे ज्यादा मुझे मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगी. इसी को अगर हम सप्लाई साइड से देखें तो गुड्स आर सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर्स. तो सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं. सेलर्स भी कर लेते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर एंड सेलर्स. सेलर्स एम एट अर्निंग प्रॉफिट. उनका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना. देयरफॉर दे वुड लाइक टू चार्ज अ हाई प्राइस एज पॉसिबल, एज हाई प्राइस एज पॉसिबल. ठीक है, एज हाई अ प्राइस एज पॉसिबल. तो मतलब वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं. जितना ज्यादा चार्ज करेंगे उतना ही ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. However, they have a minimum limit of price at which they offer a good for sale. मगर उनकी भी एक मिनिमम लिमिट होती है कि वो उससे नीचे प्राइस को नहीं गिराएंगे. सेलर्स हैव टू इनकर सम कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी. जब भी सेलर को कोई चीज बनानी है तो उसको कोई ना कोई तो मतलब कॉस्टिंग लगती ही है ना. ठीक है. दे मस्ट देयरफॉर गेट at least that much of price for the commodity which is equal to its marginal cost. तो वो चाहते हैं कि भाई हम कम से कम उतना प्राइस तो चार्ज करें जितना उस चीज को बनाने की मार्जिनल कॉस्ट है. समझ की बात? तो मार्जिनल कॉस्ट इज देयरफॉर द लोएस्ट लिमिट ऑफ द प्राइस. तो मार्जिनल कॉस्ट जो है उनकी एक लोएस्ट लिमिट रहती है कि भाई इससे कम हम चार्ज नहीं करेंगे. समझ की बात? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? Thus the consumers and the producers have opposite interest. कंज्यूमर चाहता है मैं कम से कम दूं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चाहते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा लूं. समझ की बात? So far as the market price of the commodity is concerned, उनका जो इंटरेस्ट है वो opposite रहता है. However, these opposite interests are reconciled in the market through the market forces of demand and supply. तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू ये जो अपोजिट जो इंटरेस्ट हैं उनको सेटिस्फाई करके एक ऐसी सिचुएशन लाई जाती है जो इक्विलिब्रियम हो, जिसमें दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो. द कॉमनली एग्रीड प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो कोई भी जो बायर्स और सेलर्स एक कॉमनली एग्रीड प्राइस पे काम करते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, जो कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय किए जाते हैं मार्केट में. इक्विलिब्रियम प्राइस देयरफॉर can be considered as a commonly agreed price by the buyers and the sellers of the commodity. तो वो commonly agreed price है जिसपे buyers और sellers जो हैं वो agreed रहते हैं, मतलब संतुष्ट रहते हैं या एग्री करते हैं कि मैं इतने पे बेच दूंगा, बायर कहता है मैं इतने पे खरीद लूंगा. ठीक है. Thus, equilibrium price is determined somewhere between the minimum limit, that is marginal cost of production, and maximum limit, that is marginal utility. तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो प्राइस पे अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है और किसके बराबर होती है? प्राइस के. और अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है प्राइस के. ठीक है. द इक्विलिब्रियम प्राइस देयरफॉर is the price at which the consumers are willing to purchase the same quantity of commodity which producers are willing to sell. तो सिंपल वर्ड्स में इक्विलिब्रियम प्राइस फिर से वही बात कि वो एक ऐसा प्राइस है जिसमें कंज्यूमर जो है विलिंग है परचेज करने के लिए सेम क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और प्रोड्यूसर सेल करने को तैयार है. समझ की बात? द अमाउंट that is bought and sold at equilibrium price is called equilibrium quantity. ठीक है. वो क्वांटिटी जो खरीदी जाएगी या बेची जाएगी इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं. When the price equals the equilibrium price and the quantity bought and sold
equals the equilibrium quantity, we can say that there is a market equilibrium. तो जब प्राइस इक्विलिब्रियम के सामने तय होता है या फिर क्वांटिटी इक्विलिब्रियम के सामने तय होती है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तय हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि पूरी की पूरी मार्केट ही इक्विलिब्रियम है। इसके आगे मैं इसका टेबल और डायग्राम सारा का सारा कराऊंगा। एट द इक्विलिब्रियम प्राइस buyers are able to buy precisely the amount they are willing to buy at this price, and the sellers are able to sell the amount of the commodity that they wish to sell at this price in the market. तो इसमें ये बताया हुआ है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे बायर्स जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेते हैं, और जो सेलर्स हैं जो वो बेचना चाहते हैं वो बेच देते हैं। वंस द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे, देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्रोड्यूसर्स और द कंज्यूमर्स टू मूव अवे फ्रॉम इट। तो ना ही कंज्यूमर इस प्राइस से ऊपर नीचे होगा, ना ही प्रोड्यूसर इस प्राइस से ऊपर नीचे होगा। अगर ऊपर नीचे होते तो क्या होगा वो मैं अगली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दैट एट इक्विलिब्रियम there is no tendency for either price or the quantity to change। तो इक्विलिब्रियम में ना प्राइस चेंज होता है ना क्वांटिटी चेंज होती है। अब दोनों में चेंजेस आते हैं, अगर डिमांड सप्लाई के चेंज आने से आते हैं उसकी अलग वीडियो होगी, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। No one has the incentive or pressure to change the price or the quantity consumed or परचेज। तो किसी के पास भी ये इंसेंटिव नहीं होगा कि वो क्वांटिटी जो है सेल परचेज को चेंज करे इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे। ठीक है, अब आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डिटर्मिन कैसे किया जाता है? इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट अ सिंगल कंज्यूमर और अ सिंगल सेलर हैज नो इन्फ्लुएंस over the market price and therefore has no role to play in the determination of price on his own। अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो एक अकेला कंज्यूमर या एक अकेला सेलर पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता, और एक आधा कंज्यूमर पूरी की पूरी मार्केट डिमांड को असर नहीं डाल सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं उनमें इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते। ओवरऑल टोटल कंज्यूमर्स हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड जो है वो चीज असर डाल सकती है, तो एक अकेला कंज्यूमर असर नहीं डालेगा। ठीक है, इंस्टेड प्राइस इज डिटरमिन्ड in the competitive market through the interactions of market demand and market supply। मेरे मुंह से पहले एग्रीगेट निकल गया था। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जो होती हैं वही चीजें, वही दो फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम को असर डालती हैं, मतलब इक्विलिब्रियम डिटरमिन करती हैं। मैंने एक टेबल में एग्जांपल लिया हुआ है, मान लो एग्जांपल है 1000, 900, 800, 700, 600। इसमें डिमांड्स दी हुई हैं ये सारी की सारी, सप्लाई दी हुई है ये सारी की सारी। अब मार्केट पोजीशन में इक्विलिब्रियम कब होगा? मार्केट पोजीशन में इक्विलिब्रियम तब होगा जब 800 प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। ठीक है, अब इससे पहली वाली सिचुएशन देख लेते हैं। डिमांड है 30, सप्लाई है 56। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेस सप्लाई। तो जब भी ऐसा होता है तो प्राइसेस तो गिरेंगे क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। दूसरी सिचुएशन, डिमांड है 40, सप्लाई है 50, अभी भी सप्लाई ज्यादा है तो ये भी एक्सेस सप्लाई है, इस सिचुएशन में भी प्राइस गिरेंगे। और 45 बराबर आ गई तो ये इक्विलिब्रियम होगी, ये स्टेबल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट 700 प्राइस पे देखें तो जो डिमांड है वो 55 है और सप्लाई जो है वो कम होगी 35। इस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड होगी, और जब भी किसी चीज की डिमांड एक्सेस होती है, ज्यादा होती है, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और 600 प्राइस पे जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होगी, 70 होगी, और सप्लाई 20 होगी। इस सिचुएशन में भी डिमांड जो है वो ज्यादा है और प्राइसेस के बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं, बल्कि प्राइसेस बढ़ते ही हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है। अब इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम की फॉर्म में। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस दिया है। ये डी डिमांड कर्व है, ठीक है, और एस एस जो है वो सप्लाई कर्व है। जहां दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। और अगर इस पॉइंट के साथ मैं प्राइस को जोड़ दूं तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और अगर इस पॉइंट के साथ मैं क्वांटिटी को नीचे मिला लूं, ये जो एक्स एक्सिस पे है, इसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो प्राइस इतना है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर प्राइस बढ़ जाता है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो इस प्राइस के सामने जो डिमांड है वो आपकी होगी P1A और सप्लाई होगी P1B। तो सप्लाई ज्यादा है, इस वजह से हमने यहाँ पे ऊपर एक्सेस सप्लाई लिखा हुआ है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। ठीक है, वैसे ही हमने नीचे एक्सेस डिमांड लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मान लो मार्केट में प्राइसेस गिर गए इक्विलिब्रियम से, P2 चले गए, तो इन प्राइसेस पे जो सप्लाई होगी वो रह जाएगी P2 के, जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है, और जो डिमांड होगी वो रह जाएगी P2L। तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, इसलिए इस पोर्शन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। अब इसको अब पेपर में कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस
in a competitive market can be illustrated या explained diagrammatically with the help of market demand and market supply. तो पहले तो ये लिख दिया मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की मतलब की मदद से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा कॉम्पिटिटिव मार्केट में. इन द गिवन फिगर क्वांटिटी इज शोन ऑन x एक्सिस while the prices are shown on y एक्सिस. x एक्सिस y एक्सिस पे क्या है वो बता दिया. फिर डिमांड कर्व्स का नाम दे दिया कि dd इज द डिमांड कर्व एंड ss इज द सप्लाई कर्व. ठीक है. ऑब्जर्व दैट द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एट अ सिंगल पॉइंट. ठीक है. हम ये दिखा रहे हैं कि भाई डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है. ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे जो कि ई है, इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई वेयर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व. ठीक है, यही बात. at this point of intersection the quantity demanded equals to क्वांटिटी सप्लाइड. तो इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर हो जाएंगी. क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. फिर उन्होंने बताया कि ये जो ओपी प्राइस है वो इक्विलिब्रियम के सामने, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. और ये जो ओक्यू क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है क्योंकि इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग आती है. ठीक है. अब थोड़ा बहुत जो मैंने एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई की बात बताई थी उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा खींचने की कोशिश करेंगे. इफ द प्राइस rises to OP1, the quantity demanded decreases from PE to P1A. अब आप ध्यान से देखो, अगर प्राइस राइज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई. प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी रहेगी? P1A. और सप्लाई कितनी होगी अब? P1B. तो ये हमें क्या दिखाती है? एक्सेस सप्लाई. वही चीज यहाँ पे लिखेंगे. मेनी कंज्यूमर्स हु कुड अफोर्ड टू परचेज दिस कमोडिटी एट ओपी प्राइस वुड नॉट बी एबल टू परचेज इट एट अ हायर प्राइस OP1. तो अगर प्राइस बढ़ गया तो इस पे तो खरीद नहीं ना सकते वो लोग. ऑन द अदर हैंड लिखना था. ऑन द अदर हैंड यहाँ लिख लेता हूँ. ऑन द अदर हैंड, रुको 2 मिनट. On the other hand, comma, supply will increase from PE which is equal to OQ to P1B. तो पहले सप्लाई कितनी थी? पहले सप्लाई थी इतनी PE, अब कितनी होगी सप्लाई? अब होगी P1B. तो सप्लाई तो बढ़ गई. ठीक है. तो उसमें लिखा हुआ है सेलर्स वुड, मैंने वुड के स्पेलिंग भी गलत लिख दी है, रुको 2 मिनट. स्पीड में कभी कभी ऐसा हो जाता है. सप्लायर्स sellers would like to produce more at a higher price to earn more profits. तो अब अगर प्राइस बढ़ गया है तो वो बढ़े हुए प्राइस पे ज्यादा माल बेचना चाहेंगे ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो. This increase in quantity supplied and decrease in quantity demanded will create a situation of excess supply. तो डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज्यादा हो गई है तो मार्केट में क्या हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई हो जाएगी. It is clear from the diagram that at OP1 price there is excess supply equal to AB. अगर हम डायग्राम में चलें तो इस डायग्राम में ये जो AB पोर्शन है ये हमें बताता है कि इस प्राइस पे P1 प्राइस पे ये जो A1B मतलब AB पोर्शन है इतनी सप्लाई ज्यादा है तो इसको हम एक्सेस सप्लाई कहते हैं. ठीक है. दिस एक्सेस सप्लाई will force the sellers to reduce the price to attract more buyers so as to dispose their surplus stock. तो जितनी फालतू सप्लाई है ये मतलब फोर्स कर देगी सेलर्स को कि अगर सारा का सारा माल बेचना है तो प्राइस गिराना ही पड़ेगा. लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सस्ते में सामान बेचना ही पड़ेगा. एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स विल परचेज अ लार्जर क्वांटिटी विद द फॉल इन प्राइस. और अगर प्राइस गिरता है, प्राइस गिर के नीचे आता है तो प्राइस फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो पहले कितनी डिमांड कर रहे थे? प्राइस के गिरने से पहले तो इतनी डिमांड हो रही थी जिसकी वजह से एक्सेस सप्लाई थी. अब जैसे ही प्राइस गिरेगा तो वो पूरा का पूरा सप्लाई जो है वो जितनी भी सप्लाई होगी वो सारी की सारी जो है डिमांड के बराबर आ जाएगी क्योंकि प्राइस के गिरने से सप्लाई भी तो गिरती है ना. और यहाँ से अगर हम देखें तो प्राइस के गिरने से डिमांड भी बढ़ी तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे डिमांड और सप्लाई पूरी की पूरी फिर से बराबर आ जाएंगी. द प्राइस विल मूव टुवर्ड्स ओपी. प्राइस जो है वो फिर से नीचे गिर के ओपी की तरफ चला जाएगा और जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी कम होगी. समझ गई बात? Thus, as a result of competition among the sellers, the price eventually becomes equal to equilibrium price. तो आपस में कंपटीशन की वजह से जो प्राइस होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे वापस आ जाएगा, डिटरमिन हो जाएगा. अगर इससे उल्टी सिचुएशन डिस्कस करें एक्सेस डिमांड वाली, वो भी मैंने लिखी हुई है. कन्वर्सली या अपोजिट टू इट कुछ भी लिख सकते हो. इफ द प्राइस falls to OP2, the quantity demanded will increase from PE to P2L. मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि अगर प्राइस गिर जाता
अगर प्राइस, ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इससे अगर प्राइस गिर जाता, इस प्राइस पे जो सप्लाई है वो P2K रहेगी, ठीक है। सप्लाई कितनी रहेगी? P2K। और जो डिमांड है वो कितनी रहेगी? P2L। तो पहले जो डिमांड हो रही थी PE, उससे बढ़ के डिमांड बहुत ज्यादा होगी क्योंकि प्राइसेस गिर गए। मगर सप्लाई जो पहले हो रही थी PE, अब सप्लाई जो है वो P2K ही रह गई, जिसकी वजह से इतनी फालतू जो है वो डिमांड क्रिएट हो गई है क्योंकि प्राइसेस गिर गए। जो सेलर्स है वो तो बेचने को तैयार नहीं है, ठीक है, बट इस प्राइस पे बेचने को कम तैयार है, मगर जो बायर्स हैं इस प्राइस पे ज्यादा खरीदने को तैयार हैं, तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। मेनी कंज्यूमर्स who were not able to afford this commodity at the higher price would start purchasing this commodity at a lower price। तो वो लोग जो पहले नहीं खरीद रहे थे वो इसको अब खरीदना शुरू कर देंगे। The amount supplied on the other hand would fall from PE, जो सप्लाई है वो PE से गिर के P2K हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। डिमांड बीइंग मोर देन सप्लाई, डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम, देयर एमर्जेस एक्सेस डिमांड विच इज इक्वल टू KL, वही वाली कि ये जो है, ये वाला KL जो है ये एक्सेस डिमांड बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद दिस एक्सेस डिमांड विल पुश द प्राइस टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस OP। इस एक्सेस डिमांड की वजह से जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो क्या होता है? प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो प्राइस बढ़ के फिर से ये इक्विलिब्रियम प्राइस OP की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि द एक्सेस डिमांड मीन्स दैट many consumers will not be able to get the commodity at OP2 प्राइस। अब जो प्राइस गिरा है उसके ऊपर सारे कंज्यूमर्स को तो मिलेगा नहीं सामान, डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड तो ज्यादा हो जाएगी मगर सप्लाई कम हो जाएगी, तो सारे कंज्यूमर्स को तो सामान मिलेगा ही नहीं। इन एन अटेम्प्ट टू गेट दिस कमोडिटी दे आर प्रिपेयर टू ऑफर अ हायर प्राइस। कंज्यूमर खुद ही ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि मार्केट में इतनी सप्लाई नहीं है। एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होती रहेगी और क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपैंड करती रहेगी। Therefore, as a result of competition among the buyers, price starts rising and eventually it becomes equal to equilibrium price। तो ऐसे ही होगा कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा कि मुझे भी सामान चाहिए, मुझे भी सामान चाहिए, तो उस चक्कर में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे और इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद दस अल्टीमेटली द इक्विलिब्रियम प्राइस OP प्रिवेल्स इन द मार्केट। तो अल्टीमेटली OP प्राइस ही प्रिवेल करेगा। दिस डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है कि अगर जो प्राइस है वो ऊपर नीचे भी हो जाएगा फिर भी अपना पुराना इक्विलिब्रियम को रिगेन किया जा सकता है। अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द वन which, if displaced due to some small disturbances, brings forces in operation which restore the initial equilibrium position। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर डिमांड सप्लाई के हल्का फुल्का ऊपर नीचे होने से अगर कोई इक्विलिब्रियम में चेंजेस आते भी हैं तो अपने आप ही फोर्सेस ऐसी जनरेट होंगे कि फिर से वही लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक और बात नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से इक्विलिब्रियम में चेंजेस क्या आते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।